हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आप लोगों को VVI लॉन्ग टैप क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाला हूं। और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप लोग बहुत ही सही तरीके से करते होंगे और इस वीडियो को देखने से आपको एग्ज़ाम की तैयारी और बहुत बेस्ट हो जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन से कभी भी आप लोग मतलब कि घबराइएगा नहीं। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टाइप में भी पूछे जाते हैं और लॉन्ग टाइप में भी उसी क्वेश्चन में कुछ ऐड करके पूछ दिए जाते हैं। तो यानी एक प्रकार से बोल सकते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में ये कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं। यानी शॉर्ट टाइप्स के क्वेश्चन को कंबाइंड कर देने के बाद वही क्वेश्चन क्या हो जाता है, लॉन्ग टाइप। और ऑलरेडी आप लोगों को शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन आते होंगे। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। और इस लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को आप लोग प्रिपरेशन में छोड़िएगा नहीं, ये तो आना निश्चित हो जाता है। या तो आपको शॉर्ट टाइप में पूछ दिया जाता है, नहीं तो लॉन्ग टाइप बना के मैं लिखा हूँ जो कि आपको बहुत बुक में मिल जाएंगे लॉन्ग टाइप में, और भी बहुत जगह दिया गया होगा। मैंने ऐसे टीचर्स जो हैं जो कि गाइड भी किए हैं इस क्वेश्चंस को अदर स्टेट में भी, और मैं भी कर रहा हूँ आपको। इस लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को मैं बनाता हूँ ऑन द बोर्ड। आप लोग भी इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा बहुत सरल भाषा में, जो भाषा इजी हो। बस चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन, विद्युत तीव्रता किसे कहते हैं? एक विद्युतीय द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। ऐसा पूछा गया प्रश्न है और बुक में भी है। तो अब देखिए, विद्युत तीव्रता यदि बात कर लिया जाए तो इसमें एक्चुअली क्या है कि विद्युत तीव्रता कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को विद्युत तीव्रता कहते हैं, लेकिन लिख दिया गया बुक में विद्युत तीव्रता। चलिए इसका मैं आंसर लिखता हूँ। आंसर तो आप लोग विद्युत तीव्रता तो जानते हैं, इसको सिंपल लिख देना है। विद्युत बल तथा धन परीक्षण, विद्युत बल तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है प्लस क्यू नोट। इस पे बल क्या लगता है, F, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E। तो जिधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उधर ही बल की दिशा। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है, विद्युत बल बट्टा धन परीक्षण आवेश। ऐसे लिख सकते हैं या इसी को वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। E बराबर वेक्टर F बाय क्यू नॉट। बस ये हो गया। और बस इसमें विद्युत क्षेत्र की विद्युत तीव्रता किसे कहते हैं, तो विद्युत तीव्रता को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इतना तो हो गया, फिर आगे भी लिखना है। चलिए अब हम लोग माना कि ए बी एक विद्युत ध्रुव है, इनके अक्ष के बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करना है। तो आगे हम लोग तो जानते हैं कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, विद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होगी, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो P और रिजल्टेंट E का डायरेक्शन सेम है, P और रिजल्टेंट E का डायरेक्शन सेम है। तो ऐसे ध्यान दीजिएगा कि अक्षीय बिंदु के लिए थीटा का मान क्या होता है, 0 डिग्री। यहाँ पे लिख लेंगे अक्षीय स्थिति में, किस स्थिति में, अक्षीय स्थिति में थीटा बराबर कितना डिग्री, 0 डिग्री। नाउ क्या चीज, नाउ एट एनी पोजीशन हम लोग जानते हैं, किसी भी स्थिति में जानते हैं कि E बराबर कितना होता है, E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे R क्यूब रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ वैल्यू कितना दे देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे R क्यूब रूट अंडर 3 cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 1। cos 0 का वैल्यू 1 तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे R क्यूब रूट अंडर 3
गुना 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये क्या हो जाएंगे आपको, ये आप पा जाएंगे ई बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट पी बाय आर क्यू रूट अंडर 3 कॉस स्क्वायर 3, ये 3 + 1 हो जाएगा, तो डायरेक्टली इसको 4 लिख देते हैं। कितना लिख देंगे 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट पी बाय आर क्यू, 4 का वर्गमूल 2, ई बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2p/r⁴। यही आपका इक्वेशन हो गया, और यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और लिख लेंगे यही अक्षय स्थिति में विद्युत ध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें, गॉस के प्रमेय को लिखें एवं सिद्ध करें। ये प्रश्न देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन ये आसान प्रश्नों को ना आप बिल्कुल और कमांड कर लीजिए। एग्जाम में कभी भी आपको मैक्सिमम बेसिक क्वेश्चन एराइज किया जाता है, और बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40% बेसिक क्वेश्चन ही होते हैं। तो चलिए आप तो समझ गए आपकी क्या क्वेश्चन है आपका, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें, गॉस के प्रमेय को लिखें एवं सिद्ध करें। ये पूछा भी गया एग्जाम में। तो विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करना, हाँ ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है ये। तो चलिए अब इनको लिखना इंपॉर्टेंट तो है ही ये, इसका आंसर तो जानते होंगे विद्युत फ्लक्स का। तो विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, या नहीं तो बोल सकते हैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए के क्रॉस डॉट प्रोडक्ट को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में आपको विद्युत फ्लक्स नहीं पूछ के डायरेक्टली लिख देगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, उसको आप ब्रेन मेकअप कर लीजिएगा कि वो विद्युत फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो लिख लेंगे इसे, विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक, विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर, विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर, विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका गणितीय रूप वाला भी परिभाषा दे सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ई तथा ए के डॉट प्रोडक्ट को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब ऐसे समझ लीजिए, ये कोई आपका इमेजिनरी सरफेस है, और ये मान के चलिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और ये ए है, ये एंगल क्या है थीटा। आप जान सकते हैं ये डॉट प्रोडक्ट है, कैसा प्रोडक्ट है, तो फा ई बराबर आप लिख सकते हैं वेक्टर ई या डॉट वेक्टर ए, या डॉट हट जाएगा तो क्या लगा सकते हैं आप कॉस, तो लिख सकते हैं फा ई बराबर कितना ई ए कॉस थीटा। ये इक्वेशन कितना है सेकेंड, और यही विद्युत फ्लक्स का व्यंजक है, यही विद्युत फ्लक्स का व्यंजक है, ये भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब उसी में है गॉसेस थ्योरम को प्रूव करना है। तो गॉसेस फर्स्ट थ्योरम, क्या चीज, गॉसेस फर्स्ट थ्योरम, गॉसेस फर्स्ट थ्योरम। तो गॉसेस फर्स्ट थ्योरम जो है ये कहता है जब कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर स्थित होते हैं तो इनसे होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मैं बोल रहा हूं
यानी गॉसेस फर्स्ट थ्योरम क्या है, जब कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर स्थित होते हैं तो इनसे होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स आवेश का 1/ε0 गुना होता है। आप लिख लीजिएगा, वैसे मैं लिख भी देता हूँ क्योंकि बोर्ड पे स्पेस थोड़ा कम बच पाता है, मैं लिख ही देता हूँ। जब कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर स्थित होते हैं तो इनसे होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी लिख सकते हैं फाई, अर्थात लिख देते हैं, अर्थात फाई बराबर क्यू का 1/ε0, या आप लिख सकते हैं फाई बराबर Q/ε0। यही गॉस का प्रथम प्रमेय है, यही गॉस का क्या है बाबू, प्रथम प्रमेय है। इसको प्रूफ कर देते हैं, प्रूफ लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, प्रूफ, सत्यापित न करना है। अब इसमें मैं बोल ही देता हूं, आप लोग मान लीजिए। माना कि कोई बिंदु आवेश प्लस Q किसी बंद पृष्ठ के अंदर स्थित है, तो चलिए ठीक है, बंद पृष्ठ के अंदर स्थित कर देते हैं। तो अब समझ सकते हैं आप, ये ऐसे फिगर बना लीजिएगा और आप समझ जाइएगा भली भांति। ये आपका ई है, यहाँ से ए दे देंगे, और ये आपका क्लोज एरिया है, और यहाँ पे चार्ज क्या है, प्लस Q। अब इनको प्रूव करना है। तो सबसे पहली बात, ये प्रूव करने का मतलब है यहाँ पे ये एंगल है थीटा। अब कंडीशन ये है कि चूंकि ये शेप तो कोई फिक्स नहीं है, तो शेप को फिक्स करने के लिए हम लोग थीटा का वैल्यू कितना रखते हैं, 0 डिग्री रखते हैं। थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रखते हैं, और शेप यदि फिक्स करेंगे थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, ये ऑलरेडी ये स्फेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्फेयर, बोले तो गोला। तो अब आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या दे देंगे, 0 डिग्री, और ये गोला बन जाएगा। और गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या जानते हैं, 4πr²। यस और नो, 4πr²। बहुत अच्छी बात। और आप लोग ई का मान जानते हैं ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो ई का मान होता है 1/4πε0 Q/r²। ये बिंदु आवेश के कारण पढ़े हैं आप लोग, ये गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो अब समझ लीजिए, यहाँ पे अब हम लोग लिख लेंगे नाउ। क्या लिख लेंगे बाबू, नाउ। आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सूत्र क्या जानते हैं, फाई बराबर EA cos थीटा, EA cos थीटा। तो फाई बराबर, यहाँ पे E का मान दे देंगे, ये बोला 1/4πε0 Q/r²। ए का वैल्यू 4πr², और cos कितना डिग्री, 0 डिग्री। इस प्रकार फाई बराबर कितना हो गया, ये 4π कट जाएगा, r² कट जाएगा, तो ये आ जाएगा Q/ε0। इस प्रकार ये प्रूव्ड हो गया, क्योंकि cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। इनको नोट कीजिए। अब हम लोग गॉसेस सेकंड थ्योरम की बात कर लेंगे। गॉसेस सेकंड थ्योरम, गॉस का सेकंड थ्योरम क्या है, जब कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ के बाहर स्थित होते हैं तो इनसे होकर गुजरने वाला कुल
विद्युत फ्लक्स आवेश का 1/, अब कुल विद्युत फ्लक्स, जब कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ के बाहर स्थित होते हैं तो इनसे होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स शून्य होता है, शून्य होता है। अर्थात फाई बराबर क्या देंगे, 0। अब यहाँ पे इसकी प्रूफ कैसे किया जाए, आप लोगों को पता है, सपोज कीजिए कि ये कोई आपका बंद पृष्ठ के बाहर आवेश है, बंद पृष्ठ के ये बाहर आवेश है बाबू, ये है आपका बंद पृष्ठ, इनके बाहर में क्या है, चार्ज है। तो इसको मैं रफली बता देता हूँ आपको, यहाँ पे कोई चार्ज है +Q। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो इधर से भी आएंगे और इधर से भी जाएंगे, जितना इधर से एंट्री लेंगे उतना ही इधर से एग्जिट होंगे। तो सबसे पहले जितना इनपुट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उतना ही आउटपुट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। सपोज कीजिए कि इनपुट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है +Q चार्ज के कारण फाई डैश, तो इतना ही आउटपुट भी होगा फाई डैश। अब कंडीशन ये है, आप लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए पढ़ाया गया होगा या पढ़े होंगे आप लोग, आने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होते हैं, निगेटिव, और जाने वाले क्या होते हैं, पॉजिटिव। जो सरफेस पे आएगा तो वो निगेटिव और जो जाएगा वो पॉजिटिव। तो आप लोगों को पता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए क्या पढ़े हैं आप लोग, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब जानते हैं कि फाई बराबर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस फाई डैश प्लस फाई डैश, ये कटिंग कर माइनस प्लस कैंसिल आउट, तो फाई बराबर 0। ये प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। नोट कर लीजिए, तो उधर पर नोट कर लीजिए बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूत्र μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r को स्थापित करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्टिक्स का है और अनेक बार पूछा गया है, और ये अमूमन इसको भी माना जाता है। क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन की लेवल सही है। तो चलिए इनको स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये प्रश्न ऑप्टिक्स में किनके द्वारा प्रूव किया गया था, दर्पण द्वारा या लेंस द्वारा या अपवर्तक पृष्ठ द्वारा। ये आपको प्रूव किया गया था अपवर्तक पृष्ठ द्वारा। उत्तल अपवर्तक पृष्ठ द्वारा भी ये प्रूव कर दिए जाते हैं और अवतल अपवर्तक पृष्ठ द्वारा भी प्रूव कर दिए जाते हैं, लेकिन बेस्ट रहेगा आपको उत्तल से बनाना, या अवतल से भी बना सकते हैं, लेकिन एक ही बना दीजिए क्योंकि यहाँ की क्लियर नहीं किया है किससे प्रूव करना है। तो इसका आंसर देख लीजिए, और बहुत इजी वे में लिखना है। आंसर समझ लीजिए, लिखेंगे माना कि, या यहीं पे लिख लेते हैं, माना कि किसी उत्तल अपवर्तक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कैपिटल R है, बस इतना ही मानना है। और उत्तल अपवर्तक पृष्ठ आपको क्या कर लेना है, ड्रॉ कर लेना है। और ये उत्तल ड्रॉ करने के बाद आपको फिगर ही ड्रॉ करना है। देख लेते हैं फिगर को, और बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि आपको फिगर ड्रॉ करना है इसका। तो चलिए फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे आ जाएगी, और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। बड़ा कर दिए, और यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बनेंगे। थोड़ा कलर ब्लीड कर रहा है यहाँ पे, उसके लिए कोई बात नहीं। और यहाँ पे समझ लीजिए आप, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इससे रे निकला और इधर से भी निकला। तो आप ये जान लीजिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट, पॉइंट लाइक इमेज बन जाएगा। पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट, पॉइंट लाइक इमेज। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके क्या निकलता है, नॉर्मल। सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके क्या पास कर देंगे, ये सेंटर ऑफ क्या है, कर्वेचर है।
यहाँ पे ओ पे ऑब्जेक्ट है, और ये आई पे क्या बनता है, इमेज, और इसको नॉर्मल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, एम एन डाल बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, एम एन। इस एंगल को क्या बोल देते हैं हम लोग, अल्फा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोल लीजिए आप लोग क्या चीज, बीटा। और इसको क्या बोल लेते हैं, गामा। इसको क्या बोल लेते हैं, गामा। इसको क्या बोल लेते हैं, पी। अब कंडीशन ये है कि यहाँ से यदि इस डिस्टेंस की बात कर लिया जाए तो इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे आप लोग क्या चीज, यू। और इस डिस्टेंस की बात कर लिया जाए तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोलेंगे क्या चीज, इसको बोला जाएगा आर। इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल आर। और यदि यहाँ से इसकी बात कर लिया जाए इसको आप लोग भी बोल देंगे, क्या बोल देंगे, भी। और इसी को बोलते हैं क्या चीज, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और देख लीजिए इसमें बनाने के अनेक तरीके हैं, यदि आप चाहिए तो अनेक तरीके से बना सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका जो इजी है वही मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको टेंशन नहीं हो। तो अब देख लीजिए, इसके P से इधर जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ऑलरेडी निगेटिव। इसके इधर क्या होंगे, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन निगेटिव, और इसके इधर क्या होंगे, पॉजिटिव, यानी U आपका निगेटिव है। और देखिए PC और PI क्या है, ये R पॉजिटिव और V भी पॉजिटिव, बिकॉज ये राइट साइड है तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड है तो निगेटिव। अब देखिए चूंकि बोर्ड पे स्पेस कम है इसलिए इतना समझा देता हूं मैं, आप समझ जाइएगा। इसके इधर निगेटिव, इसके इधर पॉजिटिव। बहुत बुकों में अल्फा, बीटा और गामा और आई और आर के बीच रिलेशन निकाल के ये बनाया गया है। तो इसको मान लिया गया है आई, इसको क्या मान लिया गया है, आर। तो इस पे बेस्ड बनाया है, लेकिन आपके लिए क्या रहेगा, तो इसमें भी थोड़ा सा इसको ऑपरेट कर लीजिएगा बाद में, कि मैं एक ट्रिक वाला मेथड बता देता हूं। तो आप लोग जानते हैं फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम क्या चीज, स्नेल्स लॉ। अब देखिए इसका आप अपवर्तनांक क्या मान लेते हैं, n2, जबकि इधर क्या है, n1। स्नेल्स लॉ ये कहता है कि साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू n2 1। यहाँ मैं म्यू नहीं मानता हूँ, लास्ट में मान लेंगे। तो स्मॉल एंगल के लिए साइन हट जाएगा, तो आई बाय आर इक्वल्स n2 1 का वैल्यू क्या होता है, n2 बटे n1। n2 1 बराबर क्या होता है, n2 बटे n1 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन n1 आई बराबर n2 आर। यहाँ तक लिखने के बाद अब डायरेक्ट प्रोसेस पे चले जाइएगा। चलिए वो इनको नोट कर लीजिए। चलिए अब तो वहां तक लिख चुके थे आप लोग, n1 साइन n1 आई बराबर n2 आर। अब डायरेक्ट लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू फिगर फॉर्मेशन। क्या लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू फिगर फॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू फिगर फॉर्मेशन या अकॉर्डिंग टू फिगर भी लिख सकते हैं। तो अब इसमें इतना ध्यान रखिएगा, आप याद रखेंगे n2 n1 बराबर n2 n1। लेफ्ट साइड आपको दे देना है प्लस, राइट साइड क्या देंगे, माइनस। लेफ्ट साइड प्लस, राइट साइड माइनस। और यहाँ पे हम लोग पूरे में बट्टे का चिन्ह देंगे, यहाँ पे अलग अलग देंगे, ठीक है। और याद रख लीजिएगा आप लोग पीओपी, पीओपी पक, क्या याद रख लेंगे, पीओपी पक। तो ऐसे याद रख लेंगे PI पी ओपी पक, याद रहेगा ना, पीओपी पक, याद रख लीजिएगा पीओपी पक। अब देख लीजिएगा फिगर में, तो PI का मान क्या है ना, प्लस भी, और OP का मान क्या है, माइनस U, और PC का मान क्या है, प्लस R। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, अपना फिगर तो आप बनाए होंगे। ये क्या हो जाएगा, n2 बाय PI का वैल्यू क्या है, प्लस V, प्लस n1 बाय OP का वैल्यू माइनस U, n2 माइनस n1, PC का वैल्यू प्लस R।
तो ये क्या हो जाएगा, N2/V माइनस N1 प्लस माइनस माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R। ऑलरेडी ये प्रूव्ड हो चुका आपका, ऐसे भी प्रूव्ड होता है। और आप लोग ये भी कर सकते हैं कि n को म्यू मान सकते हैं, n को क्या मान सकते हैं, म्यू, और कैपिटल R को स्मॉल r। तो जहां जहां n का प्रयोग है उसको क्या मान लेंगे, म्यू। ये क्या हो जाएगा, μ2/V माइनस μ1/U बराबर μ2 माइनस μ1/R। ये प्रूव्ड हो गया आपका, ये क्या हो गया, प्रूव्ड। यही था ट्रिकी मेथड। चलिए बाबू इनको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश के लिए हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत लिखें। हाइगेन्स के प्रकाश तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन अथवा अपवर्तन के नियम को सिद्ध करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट भी है, अनेक बार पूछा भी जा चुका है और इस साल के लिए इंपॉर्टेंट भी है और बढ़िया से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं, किसी भी प्रश्न को आप लोगों को पकड़ना है पहले ये किस चैप्टर का है, पहले क्या पकड़ना है, किस चैप्टर का है। तो अब आपका देखिए तरंगाग्र, एक यदि प्राइवेट राइटर्स पढ़ते हैं आप तो तरंगाग्र जो है एक चैप्टर में ही दे दिया गया है आपको। तरंगाग्र, तरंगाग्र, तरंगिका, ये न्यूटन का कणिका सिद्धांत, ये सब एक चैप्टर में है आपको। तो हाइगेन्स, प्रकाश के लिए हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत लिखें। तो सबसे पहले ये जाना हाइगेन्स क्या है, वैज्ञानिक का नाम है। किसका नाम है, हाइगेन्स वैज्ञानिक का नाम है। और तरंग सिद्धांत, तो प्रकाश के लिए तरंग सिद्धांत दिया था कौन, हाइगेन्स। और तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन अथवा अपवर्तन के नियम को सिद्ध करेंगे। तो हाइगेन्स एक वैज्ञानिक का नाम था। सबसे पहले किसी भी हार्ड क्वेश्चन को इजी करना है, उस पर सोचना है। तो प्रकाश तो जानते हैं सभी आप लोग, प्रकाश पर जिस कारण हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। हाइगेन्स एक वैज्ञानिक का नाम है। तरंग सिद्धांत, तो तरंग तो जानते हैं, तरंग तो पढ़ चुके हैं। तरंग एज लाइक स्नेक पाथ, तो जैसा सर्प का चाल का शेप होता है, सर्प चलता है कैसे, ऐसे ऐसे वेव होता है, समुद्र में लहर उठती है, तो एक तरंग है। तो हाइगेन्स ने ही सर्वप्रथम ये हाइगेन्स द्वारा बताया गया था कि प्रकाश का संचरण तरंगों के रूप में होता है, उसी को बोलते हैं हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत। उसी में एक डिफरेंस है, आगे यदि तरंगिका का सिद्धांत लिखा रहा था तो अलग चीज हो जाता है। क्योंकि तरंगिका क्या होता है कि तरंगिका आपको, तरंगिका बहुत मेनी, उसके लिए एक से अधिक सोर्स चाहिए, यानी स्रोत, प्रकाश का स्रोत यदि 2 या 2 से अधिक हो तो उसमें तरंगाग्रों का कॉमन पॉइंट जो है वो किसका निर्माण करता है, तरंगिका का। तो चलिए फिलहाल ना समय लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इसको बहुत आसान है प्रश्न, चलिए देखते हैं, डील करते हैं इसको। तो आंसर इसका बहुत बेस्ट भाषा में, आप लोग बहुत बार इसको रट लेते होंगे, क्वेश्चन को रट लेते हैं, ऐसा नहीं, समझिए। बुक में भी लिखा हुआ, बुक पेज पलट के देख सकते हैं, अभी काफी समय है आपके पास। यदि आप 4 दिन और बढ़िया से मेहनत कर लेते हैं, वीडियो देखिए, लिखते रहिए, आपको लॉन्ग टाइप में यदि 18 क्वेश्चन आप बढ़िया से प्रिपेयर कर लेते हैं तो बहुत बेस्ट हो जाएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा उससे क्वेश्चन बाहर। चलिए ठीक है, ये मैं लिखता क्यों हूं, ताकि आप लोगों का हौसला बना रहे, आप लोग भी लिखिए मेरे साथ। तो प्रकाश के लिए हाइगेन्स, तो हाइगेन्स देखिए, हाइगेन्स ने क्या बोला था, देखिए प्रकाश का संचरण, मैं लिख देता हूं, प्रकाश का संचरण तरंगों के रूप में होता है, तरंगों के रूप में होता है। प्रकाश का संचरण तरंगों के रूप में होता है, यही प्रकाश के लिए, यही प्रकाश के लिए हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत कहलाता है, तरंग सिद्धांत कहलाता है, तरंग सिद्धांत कहलाता है। तो अब इसमें यह है कि तरंग सिद्धांत के आधार पर इसमें 2 नियम आपको निकालना है, एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन निकाल लेना है, एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम भी निकालना है, उसको प्रूव्ड करना है, और प्रकाश के अपवर्तन के नियम को क्या करना है, प्रूव्ड करना है। तो इसमें सीधी सी बात है, लिख लेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ क्या चीज, लाइट। इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मान लेंगे, माना कि आपतित
समतल तरंगाग्र AB है तथा परावर्तित, तथा क्या चीज, तथा परावर्तित समतल तरंगाग्र, परावर्तित समतल तरंगाग्र तथा परावर्तित समतल तरंगाग्र A डैश B डैश x डैश एक परावर्तक सतह है, एक परावर्तक सतह है। बस कोई दिक्कत, नॉर्मल भाषा का प्रयोग करना, बिल्कुल आसान भाषा लिख लीजिए इनको। चलिए तो अब हम लोग ये x डैश एक परावर्तक सतह है, सपोज कि ये दर्पण है, आईना, ठीक है। अब देखिए दो किरण आ रही है, इधर से दो किरण आ रही है और ये ऐसे निकल गई, ये पैरेलल है। अब आप बढ़िया से समझ लीजिए, इसको बोलेंगे ए बी, ये ऐसे रेखा की तरह ही आएगा। कैसे आएगा? रेखा के टुकड़ा की तरह इधर से आएगा। यदि दो किरण ऐसे पड़ा, ये रेखा की टुकड़ा की तरह आएगा। तो इसी ए बी जो छोटा रेखा है, इसको बोलते हैं क्या जी, आपतित समतल तरंगाग्र। और ये यहाँ चल के टकराने के बाद ये किरण जो कि यहाँ आ गया और ये यहाँ निकल गया, फिर ये परावर्तित तरंगाग्र क्या बना लेगा, ए डैश बी डैश, यानी कि ऐसे आपतित हुआ, ऐसे परावर्तित हो गया, ठीक है। अब यहाँ यदि फिगर फॉर्मेशन की बात कर लिया जाए तो ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण आई, एक गैप देके ज्योमेट्री के अनुसार ये भी क्या हो जाएगा आपका आई। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना परावर्तन कोण आर, एक गैप देंगे, ये भी एंगल क्या हो जाएगा आपका आर हो जाएगा। अब देख लीजिए, ये एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल कितना डिग्री है, ये 90 डिग्री है। फिगर तो समझ रहे हैं। यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम फिगर, क्या लिख लेंगे, फ्रॉम फिगर। तो फिगर से आप समझ रहे हैं कि कोण B बराबर कोण B डैश, सभी का मान कितना डिग्री है, 90 डिग्री, ये जान गए। और आप ये भी जानते हैं कि इसमें प्रकाश की चाल, आप लोग जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो दूरी बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, चाल इंटू क्या चीज, समय, चाल इंटू समय। अब देखिए दूरी यहाँ पे देख सकते हैं बी ए डैश, दूरी क्या है इस किरण, पहला किरण के लिए बी ए डैश, प्रकाश का चाल इस माध्यम में मान लेते हैं भी, क्या मान लेते हैं भी, और समय टी। दूरी बराबर ये बी ए डैश क्या है, दूरी, बी ए डैश क्या है दूरी, बी ए डैश है दूरी, दूरी बराबर चाल गुना समय। और ए बी डैश भी क्या है दूरी, इसका भी यही सूत्र, चूंकि प्रकाश का वेग तो एक जैसा है, दूरी है ए बी डैश, इस दूरी के लिए ले लिए चाल गुना समय, इस दूरी के लिए भी वही होगा चाल गुना समय, ये ए बी डैश दूरी बराबर चाल गुना समय। अब आप देख सकते हैं कि दोनों का RHS क्या है बराबर, तो ऑब्वियसली बात है कि LHS क्या हो जाएंगे, LHS भी क्या हो जाएंगे बराबर, क्योंकि RHS बराबर तो LHS बराबर, तो बी ए डैश बराबर क्या चीज ए बी डैश। इस प्रकार ये कोण बराबर, इस प्रकार क्या चीज देख लें, नाउ, क्या लिख लेंगे नाउ, कोण B बराबर कोण B डैश और बी ए डैश बराबर ए बी डैश। एक कोण और एक भुजा क्या है, एक एक कोण दोनों में क्या है बराबर, और एक एक भुजा दोनों त्रिभुज का क्या है बराबर। इस प्रकार ये दोनों त्रिभुज आप समरूप और सर्वांगसम दोनों बोल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल बी ए डैश सर्वांगसम, कॉन्ग्रुएंसी ये आ गया है, ट्रायंगल बी डैश ए। अब देख लिए इस त्रिभुज नहीं लिख के हम इसको क्या लिख लेंगे कोण, और ये सिंबल गायब हो जाएगा, ये सिंबल हट जाएगा। तो त्रिभुज को यदि एंगल लिखेंगे तो ये सिंबल सर्वांगसम का हट जाएगा, तो त्रिभुज नहीं लिख के आप क्या लिखेंगे एंगल, तो ये सिंबल हट जाएगा ऊपर वाला। तो बी ए डैश बराबर क्या हो जाएगा एंगल बी डैश ए। अब देख सकते हैं इसका वैल्यू फिगर से, बी ए डैश क्या है आई, एंगल आई इक्वल्स एंगल आर, या लिख सकते हैं आई बराबर आर। ये प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड आपका हो गया। चलिए इनको नोट कीजिए।
इस प्रकार इसमें चूंकि ऑप्शन था या तो परावर्तन के नियम को प्रूव करना है या अपवर्तन के, तो मैं परावर्तन को कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बायो-सेवार्ट नियम लिखें और इसका उपयोग करके एक धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। तो ये प्रश्न जो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव आप लोग पढ़े होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और बायो-सेवार्ट नाम ही देखने से स्पष्ट है कि बायो-सेवार्ट जो है वैज्ञानिक का नाम, किसका नाम था? बायो-सेवार्ट किनका नाम था? वैज्ञानिक का। और इन्होंने नियम दिया था कि धारावाही वृत्ताकार, धारावाही में धारा जिससे बहता हो वही होता है धारावाही, वृत्ताकार लूप के अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करते। तो पहले सबसे पहले बायो-सेवार्ट का नियम, ये सभी को पता है। बायो-सेवार्ट का नियम लागू कब होता है? जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी। जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तो बायो-सेवार्ट का नियम लागू नहीं होगा। तो सबसे पहली बात, बायो-सेवार्ट का नियम अप्लीकेबल कब होगा, लागू कब होगा? जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी किसी चालक से, तभी बायो-सेवार्ट का नियम लागू होगा, अदरवाइज लागू नहीं होगा। तो इसको समझना बेसिक कॉन्सेप्ट की बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं इसको बनाना। तो इसका आंसर आसान है, यदि आप देख लें यहाँ तो आंसर, लैंग्वेज भी मैं लिख देता हूँ। किसी धारावाही चालक के कारण, किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से प्रवाहित विद्युत धारा, अल्पांश की लंबाई, ज्या के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यही बायो-सेवार्ट का नियम कहलाता है। यही बायो-सेवार्ट का नियम कहलाता है। चलिए मैं लिख दिया हूँ, किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से प्रवाहित विद्युत धारा, अल्पांश की लंबाई, ज्या के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यही बायो-सेवार्ट का नियम कहलाता है। फिर से समझ लीजिए, किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से प्रवाहित विद्युत धारा, अल्पांश की लंबाई, ज्या के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यही बायो-सेवार्ट का नियम कहलाता है। चलिए बाबू इनको नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा ऑपरेट करते हैं। तो सपोज कीजिए कि ये आपका धारावाही चालक है, ये आपका धारावाही क्या है? चालक है। इससे विद्युत धारा क्या प्रवाहित हो रही? आई। और यहाँ पे एक टुकड़ा ले लेते हैं जिसको बोलते हैं अल्पांश। इसकी लंबाई कितना है? डेल एल। इनसी दूरी कितने ले लेंगे? आर। यहाँ पे क्रॉस का सिंबल दे दिए, इसी का मतलब होता है डेल बी। क्या होता है? डेल बी। ये मेकिंग एंगल कितना है? थीटा। अब इसमें बायो-सेवार्ट का नियम लगा देंगे। किसका नियम लगा देंगे? बायो-सेवार्ट के नियम से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या है? डेल बी। ये किसके समानुपाती है? प्रवाहित विद्युत धारा आई के। ये किसके समानुपाती है? अल्पांश की लंबाई के। और ये किसके समानुपाती है? ज्या के। ज्या मतलब साइन थीटा। और किसके व्युत्क्रमानुपाती है? दूरी के वर्ग के। तो आप लिख सकते हैं ऐसे, नाउ आप लिख सकते हैं डेल बी, यहाँ मैं लिख देता हूँ चूंकि स्पेस कम होता है, डेल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डेल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल एल, डेल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ज्या मतलब साइन थीटा, और डेल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब यहाँ पे लिख लेंगे इंक्लूडिंग फॉर्म। क्या लिखते हैं हम लोग? इंक्लूडिंग फॉर्म। तो इतना डेल वी में कितना बार लेंगे? सिर्फ एक बार यूज करेंगे। इधर लेफ्ट साइड में जितना डेल वी है ओनली एट ए टाइम यूज करना है, और इधर जो क्वांटिटी ऊपर है ऊपर रख देंगे, जो नीचे है नीचे। तो क्या लिख लेंगे? डेल बी वेरिएज, ऊपर में क्या है? आई डेल एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब इसको मैं यही लिखता हूँ क्योंकि बोर्ड पे स्पेस कम है। तो अब इसको लिख सकते हैं डेल बी वेरिएज आई डेल एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इसको इक्वल करने के लिए क्या आ जाएंगे? एक कांस्टेंट, ये सिंबल हट जाएगा, बराबर के आई डेल एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। और के की वैल्यू आप सभी जानते हैं कितना होता है? म्यू नॉट बट्टे 4 पाई। इसका वैल्यू दे देंगे। डेल बी बराबर कितना हो जाएगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। और इसके बदले में, डेल के बदले में क्या प्रयोग कर सकते हैं आप? डी। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। और यहाँ पे लिख लेंगे, इसका आपको इक्वेशन मान लीजिएगा। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड। और नीचे लिख लेंगे यही बायो सेवार्ट के नियम से द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है। चलिए बाबू इनको नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग, इनका एक एप्लीकेशन है, यानी कि कुंडली के अक्षीय बिंदु पर। तो कुंडली के अक्षीय बिंदु पर एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन समझ लीजिए। वृत्ताकार धारावाही लूप लिखा हुआ है, ये एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन किसका है? बायो सेवार्ट्स लॉ का एप्लीकेशन है। तो ये सपोज कीजिए, माना कि किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली की त्रिज्या कैपिटल आर है। कैपिटल क्या है? आर है, तो कैपिटल आर ही मानना है। इसको हम एक सर्कुलर लूप बना लेते हैं, ठीक है? तो ऐसे बना लेते हैं हम लोग, बना लिए। और यहाँ से सिर्फ ऐसे एक फिगर दे देते हैं, ठीक है? चूँकि देख लीजिएगा फिगर को। अब फाइनल है कि यही है आपका क्या चीज़? बी। इसको आपको ध्यान नहीं देना है। और ये एंगल है आपका फाई, ये भी एंगल क्या है? फाई। इसका रेडियस क्या है? कैपिटल आर। यहाँ से यहाँ तक आप एक्स मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर। और इसमें करंट क्या मूव कर रहा है? आई। अब यहाँ पे ये कंपोनेंट के रूप में टूट जाते हैं। यही है आपका अक्षीय बिंदु पर। किस बिंदु पर? अक्षीय बिंदु पर। अब इसमें यदि आप प्रोसेस से बनाते हैं, ये काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा।
इसलिए आपको इसमें डायरेक्ट हिट कर देना है, क्योंकि उधर बायो सेवार्ट्स लॉ भी था और एग्जाम में ऑलरेडी आपको ये प्रयास रखना पड़ेगा कि मध्यम टाइप का आपका वर्ड हो। मध्यम वर्ड वर्ड जो है शब्दकोश आपका होना चाहिए मीडियम टाइप, ना तो ज़्यादा बहुत बड़ा होना चाहिए ना छोटा होना चाहिए, मीडियम टाइप, ताकि एग्जामिनर को आंसर देख के ये प्रसन्नता हो जाए कि स्टूडेंट द्वारा राइट किया गया है, सही सॉल्यूशन दिया गया है। तो इसमें हम लोग अब करेंगे क्या कि उधर तो लिख लिया, इसमें डायरेक्ट हिट कर देंगे। तो आप लोग जानते हैं वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के अक्षीय बिंदु के लिए, तो यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट अक्षीय बिंदु के लिए, डायरेक्ट लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अक्षीय बिंदु के लिए, किसके लिए? अक्षीय बिंदु के लिए, अक्षीय बिंदु के लिए। तो b बराबर आप लोग जानते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। तार के फेरों की संख्या कैपिटल N होने पर, तार की फेरों की संख्या कैपिटल N होने पर, तार की फेरों की संख्या कैपिटल राइट साइड में किससे गुना हो जाएगा? केवल N से गुना हो जाएगा। तो B बराबर क्या लिख लेंगे? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई एन आई आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। इनको भी नोट कर लीजिएगा या कोई क्वेश्चन नामकरण कर दीजिएगा 1 और 2। यही चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है, ये चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है। चलिए इनको नोट कर लीजिए। चलिए इस प्रकार आप लोग नोट कर लिए होंगे। ये 5 लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके ऑन द बोर्ड बता दिया आप लोगों को, ताकि आप लोगों का हौसला बना रहे और एग्जाम से कभी भी घबराने का प्रयास मत कीजिएगा या नहीं घबराइएगा, बिल्कुल नहीं घबराना है, बिकॉज आपके साथ मैं चैनल पे हूँ और बहुत कम समय में ज़्यादा वीडियो देने का मैं प्रयास करूँगा और बिल्कुल सरल भाषा में, और वही प्रश्न इस पे सॉल्व करेंगे जो काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है और जो आने वाले हैं और आ जाएंगे। और वीडियो सॉल्यूशन मैं दे दिया हूँ और किसी के बहकावे में आपको नहीं आना है। यदि एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो जितना मेरा सॉल्यूशन है उसको आप देखते रहिए और अच्छा लगे तो इनको बनाइए। और आज की वीडियो में मैं अब विराम चाहूँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।